Good morning students, welcome to the science class. Today in this class we will discuss the question answers of NCERT exercise of chapter 9 Force and Laws of Motion. We will discuss questions from 10 to 14. Okay, now the first of all question number 10. Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? Now, using a horizontal force of 200 न्यूटन, हमें जो है एक वुडन कैबिनेट को एक फ्लोर के अक्रॉस जो है मूव करना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और 200 न्यूटन का फोर्स जो है वो दिया गया है कि इतने फोर्स से हमें उस वुडन कैबिनेट को मूव करना है. आपको ये बताना है कि उस कैबिनेट पे कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा. नाउ देखो, द कैबिनेट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली व्हेन द नेट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो. वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव कर पाएगा जबकि उसमें नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा. जब उस पर नेट फोर्स जब ज़ीरो होगा तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा. इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड. जितना फोर्स उस पर लग रहा है उतना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा, तभी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. सो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द कैबिनेट इज़ ऑल्सो कितना होगा, 200 न्यूटन होगा इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कैबिनेट. और ये फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में कैबिनेट मूव कर रहा है, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 200 न्यूटन होगा. ओके, सो द आंसर विल बी 200 न्यूटन, या यू कैन से, आप इसको यूँ भी कह सकते हो -200 न्यूटन, या आप लिख दीजिए कि दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वुडन कैबिनेट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite directions. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास आपको गिवन है. दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका मास आपको गिवन है. ये मास 1.5 kg आपको दे रखा है. वो सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है. ठीक है, एक ही सीधाई में जा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. वेलोसिटी दोनों ही ऑब्जेक्ट की दे रखी है आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड है, कोलाइजन से पहले, जो भिड़े थे उससे पहले दे रखी है. ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर. ओके, फिर बिफोर द कोलाइजन, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर. फिर उसके बाद में क्या हुआ, दोनों में कोलाइजन हो गया, दोनों भिड़ गए. आपको ये बतानी है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलाइजन. दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी कोलाइजन के बाद में. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलाइजन. दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं, जो भिड़ने के बाद में स्टिक कर गए दोनों एक दूसरे के. ठीक है, अब आपको बतानी कि उनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी जब वो भिड़ गए. तो आपको क्या क्या गिवन है, देखो, आपको m1 m2 गिवन है, दोनों ही 1.5 kg है, और आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी देर की, 2.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट जो है भिड़ने से पहले u1 2.5 मीटर पर सेकेंड है, और u2, क्योंकि u2 जो है दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी तो उतनी ही है 2.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, उसके आगे माइनस का निशान लगाएंगे. तो u2 क्या हो जाएगा आपका, -2.5 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 इस तरह से आप लिखोगे. नाउ लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलाइजन. मान लो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं भिड़ने के बाद में दोनों स्टिक कर गए, चिपक गए, एक साथ हो गए. आप समझ लो भिड़ने के बाद में, कोलाइजन के बाद में उनकी वेलोसिटी v हो गई, वेलोसिटी में चेंज आया. ओके, नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, यहाँ पर अप्लाई कर दो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन. ये हमने पढ़ा है कि टोटल मोमेंटम कोलाइजन के बाद में जितना होगा वो बराबर होगा टोटल मोमेंटम जो कोलाइजन से पहले था. दोनों का आप इक्वेट कर दो. m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये करना है, क्योंकि हमने यहाँ मान लिया है कि कोलाइजन के बाद में मान लीजिए
दोनों ऑब्जेक्ट की एक साथ वेलोसिटी v हो गई, क्योंकि दोनों स्टिक कर गए, तो दोनों की वेलोसिटी v हो गई कोलाइजन के बाद में। तो हम यहाँ पर एक साथ लिख लेंगे m1v1, क्योंकि m1v1 प्लस m2v2 दोनों की वेलोसिटी v हो गई, तो हम v को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या हो गया m1v प्लस m2v, क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की v हो गई। ओके, हमने v मान ली दोनों की कंबाइन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कोलाइजन के बाद में, तो v आप कॉमन ले लीजिए, v आपने बाहर कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 आ गया इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। या आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख दो। नाउ दोनों ऑब्जेक्ट का मास पुट करो 1.5 प्लस 1.5 और फिर साथ में क्या लिखो v इज इक्वल टू m1 कितना है 1.5 इंटू u1 कितना है, u1 हमारा है 2.5 प्लस m2 कितना है m2 1.5 इंटू u2 कितना है u2। दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, देखो आपको दे रखा है ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि वेलोसिटी से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए u2 क्या है आपका -2.5 है। तो यस, तो आप u2 की जगह क्या लिखोगे यहाँ पर, u2 की जगह आपने लिखा -2.5। ओके, नाउ 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है 3, तो 3v इज इक्वल टू, अब बेटा इसको सॉल्व करोगे जब आप 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, और फिर जितना भी आएगा माइनस फिर 1.5 इंटू 2.5 जितना भी आएगा प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाता है प्लस माइनस माइनस, दोनों को आप माइनस करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी हमने इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, एक साथ लिख दिया, क्योंकि एक जैसे डिजिट्स हैं लेकिन अपोजिट साइन है, एक पे प्लस है एक पे माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसलिए आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इसलिए आपका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो 3v इज इक्वल टू 0, तो v बराबर कितना आ जाएगा 0/3 इज इक्वल टू 0। ओके, 0, तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलाइजन, कोलाइजन के बाद में दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी 0। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कंबाइंड वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की क्या होगी 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट pushes back on us with an equal and opposite force. This is the third law of motion. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. ओके बेटा, हमने पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ए मैसिव ट्रक, समझ लो एक ऑब्जेक्ट एक बहुत भारी ट्रक है जिसको एक रोड साइड में पार्क कर रखा है। ठीक है, तो प्रॉबेबली वो मूव नहीं करेगा अपने आप। एक स्टूडेंट ने इसको जस्टिफाई करते हुए दिया कि द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। ओके, इसमें बताया कि दो अपोजिट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इस वजह से वो मूव नहीं कर रहा है, ये स्टूडेंट ने लॉजिक दिया है। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन करिए और ये बताइए कि ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है। नाउ यू नो दैट एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सो दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। व्हेन वी पुश ए मैसिव ट्रक द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर एंड द रोड इज़ वेरी लार्ज एंड द सो ट्रक डज नॉट मूव। देखो बेटा, अब ये है कि हमें पता है कि एक्शन एंड रिएक्शन दो अपोजिट बॉडीज़ में लगते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लगते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ओके, जब तक कि हम उसको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे। एक मैसिव ट्रक व्हेन वी पुश द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, मैसिव ट्रक को जो हम पुश करना चाहते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके टायर्स और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बहुत ज़्यादा है, जो उसको अपोज कर रहा है उसके मोशन को, इस वजह से वो मूव नहीं कर पाता। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका लॉजिक है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण वो मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, जब वो मूविंग कंडीशन में आएगा तब उसमें क्या होगा, उसमें टायर्स मूव करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन डेवलप होगा, तब वो मूव कर पाएगा जब उसको मशीनरी से चलाया जाएगा। लेकिन स्टेशनरी वो नहीं मूव कर पाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second
is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. देखो बेटा इसमें क्या बोला है, एक हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, ये हॉकी बॉल है, उसका मास 200 ग्राम आपको गिवन है, ट्रैवलिंग एट, उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस स्पीड से जो बॉल जा रही है उसको एक हॉकी स्टिक से स्टक किया गया, मारा गया, एज इट रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ में पहले वह गई थी उसी पाथ से वो रिटर्न कर गई, और किस वेलोसिटी से, जब स्टिक किया गया, उसको स्टक किया गया तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हुई जब उसको हॉकी से स्टक किया गया, ठीक है। नाउ आपको बताना है कि कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। आपको बताना है कि उस बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया, ठीक है। पहले उसका मास तो सेम रहेगा लेकिन उसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी और बाद में कितनी है वो आप पुट कीजिए, और फिर चेंज इन मोमेंटम निकालिए कि हॉकी बॉल की मोमेंटम में कितना चेंज आया हॉकी स्टिक से जब उसको आपने स्टक किया तो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या क्या डिजिट्स, आपको क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, सबसे पहले आप उनको लिखिए। आपको क्या क्या गिवन है, मास ऑफ हॉकी बॉल आपको गिवन है, ओके। आपको मास ऑफ हॉकी बॉल आपको 200 ग्राम गिवन है, तो मास इज इक्वल टू 200 ग्राम, ओके। इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 0.2 kg, ये आपका मास ऑफ हॉकी बॉल हो गया, ठीक है। नाउ ये किस स्पीड से जा रही थी, पहले इनिशियल स्पीड इसकी है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। हॉकी से जब इसको स्टक नहीं किया गया था तो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, ये आप लिख दीजिए। नाउ जब आपने इसको हॉकी स्टिक से स्टक किया तो उसी डायरेक्शन में, ठीक है, ओरिजिनल पाथ में ही लौट आई, तो आपने ओरिजिनल पाथ में लौट आई और उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लौट आई जब आपने उसको हॉकी स्टिक से स्टक किया तो, ठीक है। तो इट मीन्स उसी अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ रिटर्न टू इट्स, उसी डायरेक्शन में लौटा, इट मीन्स जिस डायरेक्शन पहले मूवमेंट था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो v इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड लिखोगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न किया है उसने और उसी डायरेक्शन में रिटर्न कर गई, तो आप लिखोगे -5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी फाइनल स्पीड हो गई जब आपने हॉकी से उसको स्टक किया तो। नाउ चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv माइनस mu, ओके। इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, mv माइनस mu, ये फार्मूला है। m कॉमन ले लो तो mv माइनस u, ये फार्मूला चेंज इन मोमेंटम का हो जाएगा, इसको आप अप्लाई करो, ठीक है। नाउ m कितना है आपका, मास कितना है बॉल का 0.2 है, ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी आपकी -5 है, -5। नाउ माइनस u कितना है आपका, माइनस का निशान तो है, u आपका पॉजिटिव में है -10, तो ये माइनस का निशान आएगा जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और 10 लिख दो, तो -5 और -10 कितना होता है, -10 -5 होता है -15, -15 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो -15 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 को, 15 टू ज़ा 30, क्योंकि ये 0.2 है इसलिए आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 क्योंकि आपने 0.2 को -15 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन आएगा -3। अब इसकी यूनिट क्या होगी मोमेंटम की, kg मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर आ जाएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. देखो एक बुलेट है, ठीक है, एक बुलेट को छोड़ा गया है एक राइफल से जो भी है, उस बुलेट का मास है 10 ग्राम जो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया, किस वेलोसिटी से बुलेट ने ट्रेवल किया ये आपको गिवन है, 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बुलेट ट्रेवल कर रहा है, एंड स्ट्राइक से स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, और एक वुडन ब्लॉक, ये रुके हुए वुडन ब्लॉक के अंदर ये बुलेट एंटर कर गया, ठीक है। बुलेट जो है, ये गोली जो है एंटर कर गई उस वुडन ब्लॉक के अंदर और एंटर करके रेस्ट पे आ गई, और इसमें पूरा 0.3 सेकेंड का टाइम लगा, इस पूरे इवेंट में
0.03 सेकेंड का टाइम लगा इसमें। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। आपको ये बताना है कि जो ब्लॉक है उसके अंदर कितना, वो जो बुलेट है, जो गोली है, कितने अंदर गई, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, उस जो वुडन ब्लॉक के कितने अंदर तक गोली धसी अंदर, वो आपको पेनिट्रेशन अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको कैलकुलेट करना है। यू हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि वुडन ब्लॉक जो है वो बुलेट पे कितना फोर्स लगाएगा, उसका आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, जो वुडन ब्लॉक बुलेट पे कितना फोर्स लगाएगा वो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालना है कि बुलेट कितना अंदर गई, और आपको साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लो आप। नाउ मास ऑफ बुलेट आपको गिवन है 10 ग्राम। 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10/1000 आ जाएगा। ठीक है, 10/1000 kg इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया तो ऊपर आपके पास 0 से 0 कैंसिल आउट करो तो आपके पास क्या बच गया, 10 इंटू 10 माइनस 2 kg, क्योंकि 2 0 बच गए ना, 1/100 हो गया, 100 को ऊपर ले जाओ तो कितना आ जाएगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि 10 - 2 kg। ठीक है, मैथ्स में आप करते हो डिजिट को ऊपर ले जाते हो तो माइनस का साइन आ जाता है, तो 10 - 2 kg ये हो गया बुलेट का मास। ठीक है ना, और आपको क्या गिवन है कि जब वो उसको बुलेट को जब छोड़ा गया था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 150 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी यू आपके पास 150 मीटर पर सेकेंड ये आपको गिवन है। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, वुडन ब्लॉक में वो टकराई और अंदर धंस गई और रेस्ट पे आ गया बुलेट। तो रेस्ट पे आ गया, इसका ना फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बुलेट की, 0। तो v हो गया आपका 0, तो v इज इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, v इज इक्वल टू 0 लिखो। नाउ इस पूरे इवेंट में कितना टाइम लगा, आपको टाइम लगा 0.03 सेकेंड। तो टाइम हो गया आपका 0.03 सेकेंड, 0.03 सेकेंड आपका टाइम हो गया। ओके, अब आपको बेटा क्या निकालनी, दो चीज़ निकालनी, तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन एस निकालना है आपको, दूसरा आपको फोर्स अप्लाइड निकालना है कि वुडन ब्लॉक जो है कितना फोर्स लगाएगा बुलेट के ऊपर। दो क्वांटिटीज़ आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपने गिवन क्वांटिटीज़ लिख दी और आपको फिर आपने लिखा आपको क्या फाइंड आउट इसमें करना है। नाउ अब आपको सबसे पहले एस निकालना है। ठीक है, तो एस किस फॉर्मूले से निकालोगे, आपको इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास गिवन है, मास आपके पास गिवन है। ठीक है, टाइम आपके पास गिवन है, टी है आपके पास, यू है, वी है। आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि आप जो है इसमें एस निकाल पाओ। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले करना है। तो एस निकालने के हमारे पास हमने मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, जो मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं। एस की फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से हम एस निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से भी हम एस निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत है, ए की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप ए निकालिए, ए क्या होगा इसमें, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप न्यूटन्स जो हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन थी उससे ए निकाल दो। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा जब वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी, यही तो होगा। ठीक है, तो ए इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, आपके पास टाइम भी है। तो अप्लाई करो ये फार्मूला। तो v माइनस यू अपॉन टी आपने फार्मूला लिखा, v आपका क्या है 0, देन पुट 0 माइनस u क्या है, u इज़ -150 डिवाइडेड बाई t कितना आपके पास 0.03, वो लिख दो। ठीक है, अब आप इसको जब आप इसको करोगे तो आपके पास -150, ये पॉइंट हटाइए तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0 पॉइंट ऊपर 100 आ जाएगा। नाउ 3 को आप 15 150 और इसको कैंसिल आउट करो, 3 5 ज़ा 15 होता है ना, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 50। और आपके पास ऊपर आपने लिखा था 100, पॉइंट हटा के 100 ऊपर लिखा था, तो आप इसको लिख सकते हो -5 × 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -5 × 10⁻³ एक्सेलरेशन है, इसे यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, या आप इसकी यूनिट लिखोगे एक्सेलरेशन की। तो इतना आप इसमें एक्सेलरेशन निकाल दो। अब आपने ए निकाल लिया, अब आप एस आसानी से निकाल सकते हो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन पुट करो मोशन की, चाहे थर्ड, दोनों से ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर न्यूटन मोशन की थर्ड इक्वेशन पुट की गई है, v² - u² = 2as। ठीक है, इस इक्वेशन से आप क्या करो, s निकाल दो। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। v² कितना, ओके ये सब है, s आपको निकालना है, सारी वैल्यूज़ पुट करो। v² कितना है, v आपका 0 है तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, इसलिए 0 लिखा हुआ है, माइनस u² कितना है आपका, u है आपका 150, 150 का स्क्वायर = 2। a कितना है आपका, a आपने निकाल दिया, -5 × 10⁻³ ये a की जगह आप ये लिख दो। नाउ s आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए आप s यहाँ पर लिख दीजिए। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर ली हैं, अब आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर आपका होगा s बराबर -150 × 150 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 5 से कितना होता है 10, तो -10 × 10⁻³ s को जो आप अलग करोगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ में s के साथ जो भी डिजिट है वो नीचे आ जाएगी डिवाइड में, तो ये हो जाएगा -10 × 10⁻³। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस कट गया। ओके, और यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो आप, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 150 का 1 0 इसके 1 0 से कट जाएगा, तो नीचे आपके पास क्या बचेगा, 10⁻² बचेगा, 10⁻² बचेगा और ऊपर 15 × 15 है, तो 15 × 15 कितना होता है 225। ओके, और नीचे क्या बचा आपके पास, 15 × 15 यहाँ पे हो गया और नीचे आपके पास कितना बचा, 0 से 0 आपने ऊपर नीचे दोनों ही काट लिए थे, तो नीचे आपके पास बचा 10 बचा, तो ये आपका हो जाएगा 2.25 मीटर। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे आपको क्या आ जाएगा, 2.25 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, 2.25 मीटर। तो ये आपने एस निकाल लिया। 2.25 मीटर की दूरी तय करेगी बुलेट, उसके इतनी गहराई तक बुलेट जो है वुडन ब्लॉक में जाएगी। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको एफ निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला F = ma पुट कर दो। मास ऑफ द बुलेट कितना है, मास ऑफ द बुलेट आपने निकाला है 10⁻² kg, 10⁻² लिख दो, इंटू ए कितना निकाला था आपने, ए आपने ऊपर निकाल लिया, इंटू -5 × 10⁻³ ये कर लो। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये आपने 10⁻² और ये 10⁻3, तो ये माइनस ये कितना हो जाएगा 10⁻², इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास बचेगा केवल 10, आपके पास केवल 10 बचेगा, क्योंकि 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ ऊपर 5 × 1000, इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, 5 × 1000 है ऊपर और नीचे कितना है आपका, नीचे आपका 10⁻², इसको नीचे ले जाओगे तो आपका कितना होगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻² का मतलब यही हुआ, 0 से 2 0 कट गए, ऊपर आपके पास कितना बचा 50 बच जाएगा आपका, लेकिन माइनस का साइन है तो -50 न्यूटन, तो आपका क्या है -50 न्यूटन। तो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, जो ब्लॉक लगाएगा उसमें वुडन ब्लॉक, -50 न्यूटन उस पर लगाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है कि कितनी वैल्यू होगी, प्लस माइनस पूछा ही नहीं है। पहले आप आंसर में माइनस निकाल दीजिए, फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को दिखा दीजिए कि फोर्स = 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। So this is the required answer of this question. Okay students, so go through all these questions, try to understand them, practice them again and again, and such type of questions, and also practice the examples which are given in your NCERT book. Now the question number 15 to 18 we will discuss these questions in next video. Okay students, thank you.